हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आदि सर की मेस में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मॉडल पेपर नंबर फर्स्ट क्लास 8th का मैथमेटिक्स का। तो ध्यान से मेरी बात को सुनना। मॉडल पेपर नंबर फर्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मॉडल पेपर नंबर फर्स्ट जो होता है वो बोर्ड बनाती है। बाकी सारे के सारे मॉडल पेपर क्या होता है, जैसे संजीव की डेस्क वर्क है तो संजीव वाले बनाते हैं, और एक्सेलेंट वाली डेस्क वर्क है तो एक्सेलेंट वाले बनाते हैं। लेकिन मॉडल पेपर नंबर फर्स्ट जो होता है वो बोर्ड बनाती है। तो हमें ये करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जिनके या तो नंबर चेंज हो सकते हैं या फिर डायरेक्ट ऐसे के ऐसे ही एग्ज़ाम में उठ के आ जाते हैं मॉडल पेपर नंबर फर्स्ट में से। तो ये करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं हर क्वेश्चन को आपको समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा बहुत अच्छे से। तो हर क्वेश्चन को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है आपको, द एडिटिव इनवर्स ऑफ अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, द एडिटिव इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर की रेशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होगा। देखिए, एडिटिव इनवर्स अगर आपसे कभी भी पूछेगा तो वो नंबर ज़रूर देगा। यहाँ पर उसने कोई भी नंबर नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ये लिखा गलत हुआ है। यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ इनवर्स नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। तो ध्यान से देखिए, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0, इसलिए आपको यहाँ पर आंसर दिया हुआ है बी। तो एडिटिव आइडेंटिटी आएगा, यहाँ पर इनवर्स नहीं आएगा। द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होते हैं वो कितने होते हैं, ओनली ऑन वन सॉल्यूशन होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि देखिए लीनियर इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल होता है ना वो कितना होता है, वन ही होता है। तो वन वन क्या होगा आपके पास, वेरिएबल होगा तो वैल्यू भी कितनी निकलेगी, वन निकलेगी। तो ओनली वन इसका क्या हो जाएगा, आपके पास आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में लिखा भी हुआ है यहाँ पर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, मैं बताता हूँ आपको। ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, ये ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर वाला सही है। ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, ये सही है। या ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, ये सही है। या ऑल काइट्स आर रोम्बस, ये सही है। ट्रू फॉल्स में भी ये क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ध्यान से देखिए, इसकी ट्रिक ये है कि ये जो बाद वाला जो नंबर लिखा हुआ है, ये बाद वाले की सारी प्रॉपर्टी पहले वाले में मिलना चाहिए। अगर बाद वाले की सारी प्रॉपर्टी पहले वाले में मिल रही है तो वो क्या होगा, ट्रू होगा। और अगर नहीं मिल रही तो वो क्या हो जाएगा, फॉल्स। आपसे क्या बोला है, ऑप्शन करेक्ट पूछा हुआ है। इसका मतलब आप क्या करोगे, चेक करोगे। देखिए, स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टी रेक्टेंगल में मिलती है क्या, नहीं मिलती। कौन सी प्रॉपर्टी नहीं मिलती, स्क्वायर बोलता है कि मेरी तो सारी साइड इक्वल है, लेकिन रेक्टेंगल की सारी साइड इक्वल नहीं होती है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। तो देखिए, पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर में मिलती है क्या, बिल्कुल मिलती है। क्योंकि पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड इक्वल होती है, लेकिन ऑल स्क्वायर में सारी साइड इक्वल होती है। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, लेकिन स्क्वायर में सारे एंगल होते हैं, इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम में डायगोनल जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन स्क्वायर में तो इक्वल भी होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं, साथ में 90 डिग्री का एंगल ही बनाते हैं। मतलब इसकी सारी प्रॉपर्टी इसमें मिलती है, तो ये ट्रू होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर नॉट लिखा हुआ है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। मतलब ये वाला भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। आपसे यहाँ करेक्ट ही बोल रहा है। ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम की सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर में मिलती है क्या, बिल्कुल मिलती है। क्योंकि ट्रेपेजियम में क्या होता है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होती है, लेकिन स्क्वायर में तो क्या होती है, अपोजिट साइड पैरेलल होती है, दोनों के दोनों पेयर होते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए सी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आपको ये बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है। तो देखिए किस तरीके से चेक करेंगे, हमें सारे स्क्वायर तो याद नहीं है। तो हमारे पास एक कंसेप्ट है कि अगर किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 होती है तो वो स्क्वायर नंबर नहीं होता। 7 है मतलब ये स्क्वायर नंबर नहीं होगा, 8 मतलब ये भी नहीं होगा, 3 मतलब ये भी नहीं होगा। क्योंकि 2, 3, 7, 8 होती है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता। तो बचा हुआ डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आंसर। और देखिए यहाँ डी करेक्ट ऑप्शन लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट हार्डी रामानुजन नंबर। ये वाला जो क्वेश्चन है पेपर में पिछली बार आया था, तो इस बार भी आने के चांसेस है। पहले बच्चों को पता नहीं था, लेकिन अब बच्चों को पता चल गया है, तो भी आने के चांसेस ज़्यादा है। तो याद रखना, स्मॉलेस्ट हार्डी रामानुजन नंबर जो होता है वो 1729 होता है। बहुत सारे बच्चों ने तुक्का लगाया था जो सही हुआ था, लेकिन इस बार आपको पता है तो आप तुक्का मत लगाना। देखिए, द रेशो ऑफ 5 मीटर टू 10 किलोमीटर्स, 5 मीटर टू 10 किलोमीटर का आपको रेशो फाइंड करना है। देखिए मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, ये 5 मीटर है और ये 10 किलोमीटर है, तो रेशो नहीं निकलेगा। तो 5 तो अपनी जगह पे, 10 किलोमीटर को मीटर में चेंज करिए।
10 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1 किलोमीटर इक्वल टू कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर। तो 1000 से क्या कर दोगे आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 10,000। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और ये पीछे क्या लग जाएंगे 0। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1:2000। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट, जो कि आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ -4p मल्टीप्लाई 7p। तो 4 7 जा 28, यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ भी है, लेकिन किसका माइनस का। तो माइनस का यहाँ है और यहाँ है, इन दोनों ऑप्शन में से एक होगा। p इंटू पी क्या होता है p स्क्वायर यहाँ नहीं है, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा आंसर। इस तरीके से आपको क्या करना है देखना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ -4 की पावर -2। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है -4 की पावर -2। तो इसको आप क्या लिखोगे 1/-4 की पावर 2, यही आप लिखोगे कि -4 की पावर 2। ये कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा। तो 1/-4 पर पावर 2 लगेगा तो क्या आएगा प्लस का 16। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा प्लस का 16। देखिए डी ऑप्शन क्या है करेक्ट। बहुत सारे बच्चे यहाँ माइनस का 1/16 लगा के आएंगे, जो कि आंसर गलत होगा। आपको क्या करना है 1/-4 पर होल पावर 2 आएगी। माइनस पर पावर इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो आंसर प्लस का आएगा। वैल्यू पुटिंग वाला कंसेप्ट मैंने आपको बताया हुआ है, इससे पहले मैंने वीडियो डाली हुई है। अगर किसी भी स्टूडेंट ने नहीं देखी है तो जाके वो वीडियो जरूर देख लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ -4/5 मल्टीप्लाई 3/7। क्या करना है, 4 की टेबल में 7 नहीं आता, 4 की टेबल में 5 भी नहीं आता, 3 की टेबल में 7 नहीं आता, 3 की टेबल में 5 नहीं आता, तो ये कैंसिलेशन नहीं होगा। तो अपन को क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। माइनस की जगह मैंने माइनस रहने दिया। 4 3 जा कितना हो गया 12 और 5 7 जा कितना हो गया 35। तो आपके पास आंसर क्या आ गया -12/35। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्व द इक्वेशन 4x + 3 = 6 + 2x। तो 4x अपनी जगह पे प्लस 3 अपनी जगह पे, पहले तो आपने ये वाली लाइन लिख दी। 4x अपनी जगह पे प्लस का 2x इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, इक्वल टू 6 अपनी जगह पे प्लस का 3 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। ये वाली लाइन आपको नहीं लिखनी है, परेशान मत होना। 4x में से 2x गए तो कितने बचे 2x, 6 में से 3 गए तो कितने बचे 3। 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 कहाँ चल जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितनी रहेगी 3/2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या दिया हुआ है, मानवी मेक्स अ क्यूबॉइड हुज साइड्स आर 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। मतलब एक क्यूबॉइड दिया हुआ है जिसकी लेंथ दी हुई है आपको, लेंथ ये ब्रेड्थ है और ये क्या है हाइट है। हाउ मेनी सच टाइप्स ऑफ क्यूबॉइड आर नीडेड टू मेक अ क्यूब। मतलब आपको क्यूब बनाने के लिए हाउ मेनी सच टाइप क्यूबॉइड, कितने क्यूबॉइड चाहिए आपको एक क्यूब बनाने के लिए। तो देखिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप क्या करोगे वॉल्यूम निकालोगे। क्यों, क्योंकि कभी भी किसी चीज़ से दूसरी चीज़ बनाते हैं तो हम क्या सेम करते हैं वॉल्यूम सेम करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होगा 5 × 2 × 5। तो 5 × 2 × 5 कितना आ गया 50 सेंटीमीटर क्यूब। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आप क्या कर रहे हो क्यूबॉइड से क्यूब बना रहे हो, तो क्यूबॉइड से क्यूब बना रहे हो तो दोनों का वॉल्यूम सेम होना चाहिए। तो अब अपन क्या करेंगे, ये हमारे पास जो था इससे अपन क्यूब बना रहे हैं। तो क्यूब बना रहे हैं तो क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है a⁻3। क्या होता है a⁻3। इसका मतलब 3 आने चाहिए, मतलब 3 बार a आना चाहिए। तो 3 बार a, आपके पास यहाँ एक a है लेकिन मतलब 5 है 5 है, एक 5 और मिल जाता तो आपका काम हो जाता। तो आप एक 5 और लिख लोगे। आपके पास 2 है, a का क्यूब करने के लिए आपके पास कितने 2 और चाहिए 2 2 और चाहिए, तो 2 2 और लगा देंगे अपन। तो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, मतलब 20 और चाहिए आपको। इतना तो आपके पास था। तो 5 का क्यूब बनाने के लिए आपके पास 2 पेयर तो थे, मतलब 2 5 तो थे, एक 5 और चाहिए था। 2 का पेयर बनाने के लिए आपको क्या करना था 3 2 चाहिए थे, लेकिन आपके पास एक है तो 2 2 मैंने आपसे मल्टीप्लाई कर दिए। इन दोनों को सबको मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास कितना है 20। तो 20 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है देखिए ये दिख रहा है। अब देखिए an article was bought of rate 1239 including 18% GST. Find the price of an article before adding GST. आपको ये फाइंड करना है कि 1239 आपको प्राइस मिलता है, एक आर्टिकल की प्राइस दी हुई है 1239 18% GST के साथ, लेकिन आपको उस आर्टिकल की प्राइस फाइंड करनी है अगर आप उसमें GST ऐड नहीं करते हो। तो मान लिया कि उसका ओरिजिनल प्राइस कितना है 100 है। देखो यहाँ पर 100 मानने का तरीका दिया हुआ है, लेकिन मैंने आपको एक्स वाला बताया हुआ है, तो मैं आपको एक्स वाले तरीके से बताता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया हुआ है, मैंने आपको बताया हुआ है कि अपन क्या करते हैं, आपको फाइंड क्या करना है बिफोर एडिंग GST वाला मानना है। तो अपन क्या मान लेते हैं कि मान लेते हैं प्राइस कि लेट ओरिजिनल प्राइस जो है वो कितना है, लेट ओरिजिनल प्राइस जो है वो है आपके पास x रुपीज़। ठीक है, अब x रुपीज़ तो आपके प्राइस था, उस पर आपने क्या करा था 18% का GST लगा दिया था, तब आपके कितने की पड़ी थी चीज़ इतने रुपए की। अब इसको सोल्व कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा x + x मल्टीप्लाई 18% का मतलब क्या होता है 100।
तो ये आ गया आपके पास 1239। इसको सोल्व करते हैं, 100 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x प्लस 18x अपॉन 100 इक्वल टू 1239 अपनी जगह पे। इसको मैंने सोल्व किया तो 100x और 18x 118x अपॉन 100 इक्वल टू 1239 चलता रहेगा। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x को अकेला छोड़ दो, तो ये जो 118 अपॉन 100 है इधर आके इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो ये रेसिप्रोकल हो गया। अब आप इसको सोल्व करोगे तो इसको जैसे ही सोल्व करोगे आपके पास आएगा 1050। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर, जैसा कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है। देखो कैलकुलेशन आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप 118 से ही काटना चाहो तो 118 से काट दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। 8 और 2 10 नहीं जाएगा, इसलिए आप 118 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है a की पावर m डिवाइडेड b की पावर n। अगर बेस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है, तो पावर आपस में क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, जैसा कि आपको दिया हुआ है। आप फॉल्स लिख दूंगा यहाँ पे। 2 की पावर -3 का मतलब 1/8 होता है क्या, बिल्कुल होता है। कैसे, क्योंकि देखो 2 की पावर, यहाँ देखिए 2 की पावर -3 है, तो अपन इसको क्या लिखते हैं, 1/2 की पावर 3। इसको सोल्व करोगे तो आपको 1/8 मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया, आपका ट्रू हो गया। a की पावर 0 इक्वल टू 1, अरे भाई ये तो बिल्कुल सही बात है। द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ 0.0016 इज 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। देखिए मैंने आपको बताया हुआ है, जब भी किसी भी वैल्यू को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो अपन क्या करते हैं, उसको 10 की पावर में लिखना है। यहाँ 10 की पावर में लिखना है, लिख रखा है। यहाँ से आप पॉइंट यहाँ पे लेके आ रहे हो तो 1 2 3 कितनी पावर आएगी, 1 2 3 पावर आती है, लेकिन यहाँ पर 10 की पावर 4 है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, फॉल्स। इतना सा देखना था, ज़्यादा दिमाग में नहीं लगाना था। यहाँ पावर देखनी थी आपको, पॉइंट यहाँ से चलकर यहाँ आया है तो 3 डिजिट आएगी, पावर -3 आती है 10 की, लेकिन यहाँ तो पावर ही 4 है, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ इट्स फेसेस। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, क्या दिया हुआ है आपको, द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड, मतलब जो सॉलिड का सरफेस एरिया होता है वो उसके फेसेस के एरिया का सम होता है क्या, मतलब उसके फेस जितने होते हैं उसके एरिया को प्लस करने पर आता है क्या, उसके इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा, तो क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे अगर हम क्यूबॉइड की बात करते हैं तो क्यूबॉइड के जो फेसेस होते हैं उन सारे फेसेस के एरिया को अगर हम प्लस करें तो हमें क्या मिलेगा, क्यूबॉइड का एरिया मिल जाएगा। इसी तरीके से क्यूब का भी मिल जाता है। द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है भाई, साइड की पावर 3, सीधी सी बात है। साइड की पावर 3 तो क्या होता है, उसका वॉल्यूम होता है, और 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर क्या हो जाता है, वो हो जाता है। तो 6 ए स्क्वायर हम जानते हैं, यहाँ पर ये दिया हुआ है। 1 लीटर इज इक्वल टू, 1 लीटर किसके इक्वल होता है, तो याद रखना 1 लीटर किसके इक्वल होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। तो आप यहाँ क्या लिख दोगे, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सॉलिड इज कोल्ड, स्पेस जो ऑक्यूपाइड करता है सॉलिड का, हम उसको क्या बोलते हैं, उसको वॉल्यूम बोलते हैं। भाई जब भी आप ये चैप्टर पढ़ते हो तो इस चैप्टर के अंदर बताया जाता है कि एक ऐसा सॉलिड जो स्पेस ऑक्यूपाइड करता है उस स्पेस को क्या बोलते हैं भाई, उस स्पेस को वॉल्यूम बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया हुआ है आपको, मैच द फॉलोइंग, ए ब्रैकेट बी प्लस सी प्लस डी, तो ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे 5xy से तो 5xy से 5x² कहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ज़्यादा चेक नहीं करना, सिर्फ आप 1 डिजिट चेक करोगे तो भी काम हो जाएगा। 4b + 1 को 0 से मल्टीप्लाई करो भाई 0 ही आएगा, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं था। a + b + c को a b c से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो a² b² इस तरीके से आएगा, तो a² यहाँ पर दिया हुआ है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो इसको इससे आप मैच कर दोगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ में आपको बताया हुआ है द फॉलोइंग ग्राफ शोज द ईयरली सेल्स फिगर ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। आपको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए ग्राफ बताया हुआ है। यहाँ पर आपको ईयर्स दिए हुए हैं और यहाँ आपको जो है सेल्स दी हुई है करोड़ में, तो इसका मतलब है 2 करोड़ 4 करोड़ 6 करोड़ 8 करोड़ 10 करोड़ 12 करोड़, और यहाँ पर आपको ईयर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ आपको स्केल मेंशन किया हुआ है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है देखिए, इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन ये है कि क्या बोल रहा है वो, व्हाट वाज द सेल्स इन ईयर 2012, 2012 में कितनी सेल हुई। तो ध्यान से देखिए 2012 कहाँ है, ये रहा। 2012 में जो सेल हुई वो कितनी हुई, 4 करोड़। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 करोड़ रुपीज़। 2012 में 4 करोड़ रुपीज़ की सेल हुई। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट वाज द सेल्स इन ईयर 2016। तो 2016 में कितनी सेल्स हुई, तो हम ध्यान से देखेंगे
यहाँ पर ये 2016 है, 2016 में जो सेल हुई वो कितनी हुई, 8 करोड़ सेल हुई। तो ये 2016 और ये जा रहा आपके ग्राफ, तो ये 8 करोड़ सेल हुई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स इन 2012 एंड 2013। तो 2012 और 2013 में डिफरेंस की बात करें तो 2012 में जो सेल्स हो रही है वो 7 करोड़ हो रही है, और 2013 में जो सेल्स हो रही है वो कितनी हो रही है, 4 करोड़ रुपीज़ हो रही है। तो हम दोनों को क्या कर देंगे माइनस, तो 3 करोड़ आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ईयर हैड द हाईएस्ट सेल्स। तो हाईएस्ट सेल्स कौन से ईयर हुई, तो ग्राफ देखे पता चलेगा भाई। वो तो देखिए ग्राफ में कि हाईएस्ट सेल जो हुई वो कितनी हुई, 10 करोड़ हुई, और कौन से ईयर में हुई, 2015 में। तो आपसे क्या पूछा था, आपसे ये नहीं पूछा था भाई कितनी सेल हुई, आपसे तो सिर्फ ये पूछा था कि विच ईयर हैड द हाईएस्ट सेल्स, कि कौन से ईयर हाईएस्ट सेल हुई। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2015। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन स्मॉलेस्ट नंबर इज 12। वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड करो अगर आपको स्मॉलेस्ट नंबर 12 दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया हुआ है फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है एक तो होता है 2a, एक होता है a स्क्वायर माइनस 1, एक होता है a स्क्वायर प्लस 1। तो ये जो वैल्यू है वो किसकी है, 2a की वैल्यू है, 2a की वैल्यू 12 है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, जैसा कि यहाँ पर 2m दिया हुआ है। 2m बोलो 2a बोलो एक ही बात है, 2m इक्वल टू 12 दिया हुआ है तो m की वैल्यू 6 आ जाएगी। एम स्क्वायर माइनस 1 तो 6 स्क्वायर माइनस 1 35, 6 स्क्वायर प्लस 1 37। तो आंसर जो आएगा वो आएगा 12 35 37 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए एक टीवी है, ठीक है भाई, देखिए अ टीवी वॉज बॉट rupees 21,000 after 1 year. The value of the TV was depreciated by 5%. Depreciation means reduction of value due to use and as of the item. Find the value of TV after 1 year. 1 year के बाद आपको टीवी की रेट फाइंड करनी है, जो इसकी वैल्यू मतलब जो इसकी रेट है वो 5% डेप्रिसिएटेड हो रही है, मतलब गिरावट आ रही है, कमी आ रही है। देखो इनिशियल प्राइस कितना था 21,000, अब आपके पास क्या आ रही है, गिरावट आ रही है। तो देखो मैंने आपको बताया हुआ है फॉर्मूला आप लगा सकते हो, पी ब्रैकेट 1 माइनस आर अपॉन 100 की पावर टी। आप इससे भी कर सकते हो और देखो सिंपल इंटरेस्ट से भी कर सकते हो। क्यों, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट एक साल के लिए दोनों सेम ही होते हैं। तो इसमें क्या किया इसने सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट लगाया और इसके पास आंसर आया 1050। इसने प्रिंसिपल में से माइनस कर दिया तो आंसर कितना आ गया 19,950। अगर आप डायरेक्ट वाले तरीके से करोगे इस फॉर्मूले से तो आपके पास जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट 19,950 ही आएगा। तो आप ये तरीका भी अपना सकते हो और ये वाला तरीका भी अपना सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है आपको दिया हुआ है A factory requires 42 machines to produce a given number of articles in 63 days. If the same number of articles are to be made in 54 days, then how many machines are required? क्या बोला हुआ है आपको, एक फैक्ट्री है 42 मशीन्स है उसके अंदर, और टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल, और एक आपको आर्टिकल दे देते हैं गिवन नंबर इन 63 डेज। मतलब 42 मशीन से 63 डेज में आप गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल को क्या करते हो, बना पाते हो, मतलब छाप पाते हो। इफ़ द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल तो सेम है लेकिन अब डेज क्या कर दिए, कम कर दिए। देखो अगर आर्टिकल सेम है 42 मशीन से 63 डेज में काम हो रहा है, अगर आपको डेज कम कर दिए जाएंगे तो आपके पास मशीन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो रिलेशन है वो किस तरीके का है, इन्वर्स है। क्योंकि सेम नंबर ऑफ आर्टिकल है, आर्टिकल सेम है तो एक चीज़ बढ़ने पर दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो आपके पास क्या रिलेशन होगा, इन्वर्स रिलेशन। तो देखिए नंबर ऑफ मशीन में आपने लिख दिया 42 और ये 63, तो मैंने यहाँ का डेज में क्या लिख दिया 63। मैंने एक्स यहाँ पर लिख दिया तो 54 कहाँ लिखूंगा मैं यहाँ पर, क्योंकि डेज की जगह मैं क्या लिखूंगा 54। सॉल्व करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई 42 मल्टीप्लाई 63, एक्स मल्टीप्लाई 54। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो 42 मल्टीप्लाई 63 अपनी जगह पे, 54 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ चल जाएगा, डिवाइड में चल जाएगा। तो सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 7 जा 49। देखिए सोल्व भी करके बता देता हूँ मैं आपको कि सोल्व करा आपने तो 9 6 जा 54 और 9 7 जा 63, 6 से काटोगे 6 7 जा 42, 7 7 जा 49, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या दिया हुआ है देखो, वैल्यू पुटिंग वाला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस 3 प्लस 2 ऑल्सो फाइंड द वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 1। सबसे पहले आप सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3x प्लस का 2 अपनी जगह पे। तो आपके पास जो ये बनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब आपको एक्स की जगह 1 पुट करना है तो एक्स की जगह 1 पुट कर दो, 1 का स्क्वायर माइनस 3, एक्स की जगह क्या पुट कर दोगे 1 प्लस 2,
1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 प्लस 2, तो क्या करोगे 1 अपनी जगह पे, इसको सोल्व करोगे तो 3 माइनस 3 आपका क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ बिल्डिंग देयर आर 22 cylindrical pillars, द रेडियस ऑफ ईच पिलर इज 21 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 6 मीटर, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सर्फेस एरिया ऑफ ऑल पिलर्स एट द रेट ऑफ ₹8 पर मीटर स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड है, ये पेपर में अंदर आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, आपको बोला हुआ है एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग के अंदर सिलेंड्रिकल पिलर्स लगे हुए हैं और टोटल पिलर्स कितने हैं 22। आप उनको क्या कर रहे हो पेंट। मैंने आपको बताया हुआ है कभी भी हम किसी भी चीज़ को पेंट करते हैं तो सबसे पहले हम एरिया निकालते हैं, फिर हम क्या करते हैं टोटल, सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे, और अगर 22 पिलर से तो एक पिलर का एरिया, फिर 22 पिलर का एरिया निकालने के लिए 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम क्या करेंगे कॉस्ट दी हुई है तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आप सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पर आपको जो रेडियस दी हुई है वो सेंटीमीटर में दी हुई है और हाइट दी हुई है वो 6 मीटर में दी हुई है, तो आप क्या करोगे सबको मीटर में चेंज करोगे। रेडियस आपके पास 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में चेंज करोगे तो 21/100 कर दोगे और इसको आप क्या लिखोगे 0.21। हाइट आप 6 मीटर लिख लोगे डायरेक्ट। अब ये दोनों मीटर में हो गई आपके पास रेडियस और हाइट, तो आगे सोल्व कर सकते हैं। देखिए जब भी हम किसी बिल्डिंग में पिलर की बात करते हैं तो इसका ऊपर वाला और नीचे वाला हिस्सा कभी भी पेंट नहीं करते, तो हम ये वाला हिस्सा पेंट करते हैं और ये वाला हिस्सा पेंट करते हैं। तो जैसे भी बिल्डिंग है तो उसके जो पिलर होते हैं उसका यही वाला हिस्सा पेंट करते हैं हम, ना तो टॉप हम पेंट कर पाते हैं, नहीं बॉटम पेंट कर पाते हैं। इसलिए हमेशा जो पिलर का एरिया निकलता है वो कौन सा निकलेगा, सी एस से। तो सी एस से निकालेंगे, सी एस से क्या होता है सिलेंडर का 2πRh। 2 की वैल्यू मैंने 22/7 रख दी, आर की जगह मैंने 0.21 रख दिया और एच की वैल्यू मैंने 6 रख दी। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा 7.92 मीटर स्क्वायर। लगाना मत भूलना क्योंकि आप एरिया निकाल रहे हो। आपने ये एक पिलर का एरिया निकाला, अब आप क्या करोगे, आपके पास 22 पिलर है तो 22 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 174.24 मीटर स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, आपको पेंटिंग की कॉस्ट दी हुई है, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है 8 रुपीज़। आपके पास टोटल जो मीटर स्क्वायर एरिया है वो कितना है इतना, तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 8 से तो आपके पास आ जाएगा 1393.92। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ पर रुपीज़ लगाना मत भूलना क्योंकि आप कॉस्ट निकाल रहे हो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, आपको बोला हुआ है ड्रॉ अ लीनियर ग्राफ, एक लीनियर ग्राफ बनाओ यूजिंग द फॉलोइंग टेबल, नंबर ऑफ एक्सीडेंट अकर्ड इन डिफरेंट ईयर्स इन एनी सिटी एज फॉलोज। मतलब आपको एक लीनियर ग्राफ बनाना है, आपको जो टेबल दी हुई है उसके अंदर एक्सीडेंट और ईयर दिए हुए हैं। मैंने आपको बताया हुआ है फर्स्ट में जो आता है वो एक्स एक्सिस पर लिखते हैं और सेकंड में जो आता है वो वाई एक्सिस पे लिखते हैं। तो एक्स एक्सिस पे आपने यहाँ पर लिख दिया कि ये 0, 2013, 14, 15, 16, मतलब ये जो है आपने ईयर लिख दिए। और आपने जो स्केल लिया है देखो 2 यूनिट का लिया है, 2 बॉक्स का, तो आप यहाँ क्या लिखोगे 2 यूनिट लिखोगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है देखो एक्स एक्सिस 2 बॉक्स लिख दिया, यूनिट भी लिख सकते हैं, 2 बॉक्स इक्वल टू 1 ईयर या 2 यूनिट इक्वल टू 1 ईयर। अब यहाँ पर ये जो दिए हुए हैं वो एक्सीडेंट दिए हुए हैं, आपने 20-20 का गैप ले लिया, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर जो दिया हुआ है यहाँ पर 80, 100 और 150। 2000 में 80, तो देखिए 2013 में कितना 80। फिर क्या दिया हुआ है 2014 में 100, तो ये 2014 है, 2014 में यहाँ पर 100। 2015 में कितना है 150, ये 150 दिया हुआ आपको। ऐसे ही 2016 में कितना कर दोगे आप 120, तो ये 120। अब आप सबको मिला दोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा ग्राफ। देखो यहाँ पर ये मत देखना कि ड्रॉ अ लीनियर ग्राफ है तो लीनियर ग्राफ आना चाहिए, नहीं, आप बनाओगे तभी पता चलेगा कि लीनियर ग्राफ है या नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पाई चार्ट से रिलेटेड है। ऑन अ स्पोर्ट डे द सेल्स इन रुपीज़ फॉर डिफरेंट आइटम ऑफ पर्टिकुलर शॉप आर गिवन बिलो। आपको ये दिया हुआ है क्रिकेट बैट इतने रुपीज़ का है, फुटबॉल कितने रुपीज़ की है, ये सब दिया हुआ है। आपको पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट बनाने के लिए आपको देखो टोटल भी दिया हुआ है, तो मैंने आपको बताया हुआ है किस तरीके से करते हैं। देखो क्रिकेट बॉल का अगर आप सेंट्रल एंगल निकालोगे तो 3200, ये दिया हुआ है 3200 अपॉन 7200 मल्टीप्लाई 360, तो ये 3200 अपॉन 7200 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 360। इसने अलग तरीके से दिया हुआ है, पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, अपन डायरेक्ट करेंगे, याद रखना। फुटबॉल के लिए कितना दिया हुआ है, देखिए फुटबॉल के लिए जो दिया हुआ है यहाँ पर 800 दिया हुआ है, तो 800 अपॉन 7200 मल्टीप्लाई 360, 1600 अपॉन 7200 मल्टीप्लाई 360। इसी तरीके से आप करोगे, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है फुटबॉल के लिए 800 अपॉन 7200 मल्टीप्लाई 360 डिग्री।
वॉलीबॉल के लिए दिया हुआ है 1600 अपॉन 7200 मल्टीप्लाई 360। इन सबको सोल्व करोगे तो आपके पास 160 डिग्री, 40 डिग्री, 80 डिग्री, 60 डिग्री, 20 डिग्री ये सेंट्रल एंगल आएंगे। इन सेंट्रल एंगल की हेल्प से आप क्या करोगे, पाई चार्ट बना लोगे। इस तरीके का पाई चार्ट बनेगा। यहाँ पर आपको ये जो एंगल है वो आपको यहीं शो करने पड़ेंगे कि ये 160 डिग्री है, 60 डिग्री है। पाई चार्ट बनाना आपको आता है, आप इसको बनाओगे तो आपको आ जाएगा। मेन चीज़ होती है सेंट्रल एंगल निकालना, जो मैंने आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए, मैं यहीं बता देता हूँ आपको। स्लिप के लिए क्या दिया हुआ है, 8 आवर्स स्कूल, 6 आवर्स होमवर्क, 4 आवर्स प्ले, 4 आवर्स अदर, 2 आवर्स। ये आपको दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, इनका टोटल करोगे। टोटल करने के लिए याद रखना पेपर में से करना है 8 + 6 + 4 + 4 + 2। तो 8 6 14 4 18, 18 4 22 और 2 24। तो ये कितना आ जाएगा, टोटल 24 आ जाएगा। सेंट्रल एंगल निकालोगे आप स्लिप का सेंट्रल एंगल 8 अपॉन टोटल कितना है 24 मल्टीप्लाई 360। 24 से कैंसिल करोगे, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 2 से काटोगे 15 टाइम, 15 8 जा कितना हो जाएगा 120 डिग्री। ये निकला स्लिप का सेंट्रल एंगल। इसी तरीके से बाकी एंगल निकाल लेना। देखो यहाँ पर निकालने के लिए दिए हुए हैं कि 8 अपॉन 24 मल्टीप्लाई 360, 6 अपॉन 24 मल्टीप्लाई 360 डिग्री, 4 अपॉन 24 मल्टीप्लाई 360 डिग्री, क्योंकि टोटल सबका क्या है 24। ऐसे ही ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो दोनों के एंगल सेम आएंगे। ये आपके पास 120 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री आपके पास क्या आ जाएंगे, सेंट्रल एंगल। और इनकी हेल्प से आप क्या बना लोगे, आप पाई चार्ट बना लोगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है। आपको दिया हुआ है 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर्स, कि 2 एडजेसेंट एंगल है पैरेललोग्राम के जिनकी जो मेजर है वो क्या है, इक्वल है। मतलब दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। आपको सारे एंगल फाइंड करने हैं। देखिए मान लिया कि एक पैरेललोग्राम है, उस पैरेललोग्राम के 2 एंगल है P और Q, जो कि अपोजिट एंगल है। तो एंगल P + एंगल Q इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। सॉरी, एडजेसेंट एंगल दिया हुआ है, एडजेसेंट एंगल है ना। एडजेसेंट एंगल जो है वो P + Q है, तो P + Q इक्वल टू 180 डिग्री। P भी x मान लिया, Q भी x मान लिया। क्यों, क्योंकि दोनों जो है वो क्या है, इक्वल मेजर है, मतलब दोनों की वैल्यू सेम है। तो मान ली वैल्यू x है, x + x इक्वल टू 180 डिग्री, 2x इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 90 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। तो P की वैल्यू भी 90 डिग्री, Q की वैल्यू भी 90 डिग्री। ये तो आपके पास आ गया। आपको बोला है फाइंड द मेजर ऑफ ईच द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो P 90 डिग्री है तो Q 90 डिग्री है। अगर P के सामने वाला जो एंगल होगा वो R होगा। जैसे अपन इसकी बात करें कि एक अपन ने बना लिया कि ये P और ये Q, ये R और ये S। तो P 90 डिग्री, Q 90 डिग्री आ गया। तो एंगल P इक्वल टू एंगल R अपोजिट एंगल्स, और एंगल Q इक्वल टू एंगल S, वो भी क्या हो जाएंगे, अपोजिट एंगल्स। तो सारे एंगल क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फिगर हेल्प इज पैरेललोग्राम ओ ई इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये ओ ई जो है वो कितना है भाई, 4 सेंटीमीटर है। एच एल इज 5 सेंटीमीटर। ये एच से लेकर एल पूरा का पूरा कितना है आपके पास, एच एल जो है वो कितना है 5 सेंटीमीटर। मोर देन पी ई, पी ई से मोर देन है ना, पी ई से क्या है, मोर देन है। ये पी ई है, इससे मोर देन है। तो देखो एच एल 5 सेंटीमीटर नहीं है, मोर देन है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या दिया हुआ है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए यहाँ पर अच्छे से बताया हुआ है कि आपको ओ ई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और ओ ई अगर 4 सेंटीमीटर है तो ओ पी भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है भाई। ठीक है, पी ई जो दिया हुआ है आपको, क्या, पी ई, तो पी ई टोटल कितना हो जाएगा, ये पी ई इन दोनों को प्लस करोगे तो 8 सेंटीमीटर मिल जाएगा। एच एल जो आपको दिया हुआ है वो एच एल पी ई से क्या है, 5 ज़्यादा है। तो एच एल कितना है, पी ई से 5 ज़्यादा, पी कितना है 8 + 5, तो कितना हो जाएगा 13। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना था ओ एच, बोला हुआ है यहाँ पे आपको। देखिए फाइंड ओ एच, तो ओ एच फाइंड करना है। तो ओ एच कैसे फाइंड करेंगे, ये देखिए ओ एच, ओ एच क्या है, ये ओ है और ये एच है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, हमारे पास एच एल है तो एच एल का हाफ कर देते हैं। तो एच एल हमारे पास आया 13, 13 का हाफ कर दो, आपको क्या मिल जाएगा 6.5। सबसे पहले यहाँ पर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ था, और आपको ये जो टोटल दिया हुआ है वो इस पूरे से 5 ज़्यादा है। तो 4 और 4 8, 8 से 5 ज़्यादा 13 आ जाएगा। ओ एच में आप क्या करोगे, आधा कर दोगे। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपको, फैक्टराइज करना है भाई, सीधे से क्वेश्चन है, बहुत बार बता चुका मैं आपको, लेकिन फिर मैं बताऊंगा, ध्यान से देखिए। x² + 7x + 12, तो x² 7x को ब्रेक कर देंगे, 4x + 3x में कॉमन ले लेंगे। x कॉमन लोगे तो x + 4 + 3 कॉमन ले लोगे तो x + 4, x + 4 दोनों में तो यहाँ लिख दोगे, और x + 3। इसी तरीके से 16 के 2 से फैक्टर प्लस करने पर क्या है,
माइनस का 8 आए तो 4 और 4 तो माइनस का 4x माइनस का 4x। क्यों, यहाँ पर प्लस का है तो साइन हमेशा दोनों सेम आएंगे, यहाँ माइनस का है तो दोनों माइनस के आएंगे, तो माइनस का 4x माइनस का 4x आपने कॉमन लिया और आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। y की पावर 4 माइनस 16, y की पावर 4, y की पावर 4 किसका स्क्वायर है, वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, तो ए माइनस बी ए प्लस बी। यहाँ फिर एक बार आइडेंटिटी लगेगी क्योंकि वाई स्क्वायर वाई का होल स्क्वायर होता है और 2 और जो 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 का होल स्क्वायर आप लिख दोगे तो यहाँ फिर आइडेंटिटी लग जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, 4x स्क्वायर अपनी जगह पे 8x को ब्रेक कर दो तो माइनस फोर एक्स कॉमन ले लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्यू स्क्वायर माइनस 10 क्यू प्लस 21, 21 के ऐसे दो फैक्टर प्लस करने पर क्या है, 10 आए, तो 7 3 या 21, तो 7 और 3 लिख दिया, या 3 और 7 लिख दो, दोनों के बीच में क्या लगा दोगे, माइनस लगा दोगे क्योंकि यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है। कॉमन लोगे आपके पास आंसर आ जाएगा, क्यू कॉमन लोगे तो क्यू माइनस 3, माइनस 7 कॉमन लोगे तो क्यू माइनस 3। इसी तरीके से m की पावर 4 माइनस 81 मैंने करवा भी रखा है आपको, आप कर सकते हो आराम से, क्योंकि m की पावर 4 एम स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है और 81 9 का स्क्वायर होता है। इसी तरीके से यहाँ पर ये और ब्रेक हो जाएगा, एम स्क्वायर एम का होल स्क्वायर होता है, 9 3 का स्क्वायर होता है, तो m प्लस 3 m माइनस 3 में भी ये वो हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। फिर आपको दिया हुआ है ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर, तो ये तो सीधा सा है, यहाँ से आप एम स्क्वायर कॉमन ले लेना और यहाँ से एन स्क्वायर कॉमन ले लेना, तो आपके पास आएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और ए प्लस बी। आई होप मैंने आपको जितना भी पढ़ाया अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज़।